खट्टी मीठी फिल्मी कहानियाँ सुनाने के लिए मैं हाजिर हूँ अन्नू कपूर, और आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कैसे शम्मी कपूर ने चुराया एक डॉक्टर का किट और उस चोरी किए हुए किट से एक इंजेक्शन निकालकर खुद ही हाथ में लगा लिया। और आपको बताऊंगा वो कौन सी फिल्म थी जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब स्क्रीन टेस्ट हुआ तो उस स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए। कौन? पूछिए कौन? महान कलाकार संजीव कुमार। देवानंद पे बहुत सारी लड़कियां मरा करती थीं और बहुत ढेर सारी लड़कियों पे देवानंद मरा करते थे। अब इन्हीं लड़कियों में से एक खूबसूरत लड़की उनको पसंद आ गई। मुलाकात हुई थी बंबई की लोकल ट्रेन में। फिर क्या हुआ? क्यों गीतकार गुलजार ने अपने पिता की मृत्यु के 5 साल बाद संपन्न किया उनका अंतिम संस्कार। ऊंचाई से डरने वाली हेमा मालिनी जब फिल्म जॉनी मेरा नाम के गाने की शूटिंग रोपवे पे कर रही थी, वो केबल कार रोपवे रुक गई अचानक, बीच में हाइट थी। फिर क्या हुआ? प्रोग्राम के आखिरी भाग में बताऊंगा क्यों एक प्रोड्यूसर द्वारा ऑफर की गई बहुत बड़ी रकम को ठुकरा दिया सचिन देव बर्मन ने। जो कुछ भी है सामने आ जाएगा आज के शो में। शम्मी साहब बड़े मस्त मौला थे, पार्टी में पहुंच जाया करते थे, बिंदास फुल एंजॉय करना, अपनी मर्जी से पार्टी में आना और अपनी मर्जी से निकल जाना। इस आदत के साथ साथ एक और आदत थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शम्मी कपूर ने खुद इस बात का इजहार एक इंटरव्यू में किया है, हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है। और यह बुरी आदत थी कि वो अनजाने में चीजें उठा लिया करते थे। और इस बीमारी जिसको होती है उसको क्लेप्टोमैनियाक बोलते हैं। वो थ्रिल के लिए उठा लेता है और अमूमन ये बीमारी क्लेप्टोमैनिया अमीर लोगों में होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जहाँ हमारे स्टार्स ने विदेश के किसी मॉल से पकड़े गए, डेनमार्क में पकड़ लिए गए, लंदन में पकड़ लिए गए। जी, इस तरह के बहुत सारे हैं क्लेप्टोमैनिया। ये ज़रूरत के लिए नहीं करते। देखिए, जो आम आदमी चोरी करता है बहुत सारे, वो ज़रूरत के लिए करते हैं, लेकिन क्लेप्टोमैनियाक जो होता है ज़रूरत के लिए नहीं करता है, उसको थ्रिल है किसी चीज़ का है, इसलिए इसको बीमारी कही जाती है। शम्मी कपूर बताते हैं कि जब वो स्टार नहीं तो एक बार रास्ते में उनको किसी आदमी ने लिफ्ट दी और गाड़ी में पीछे बैठने के लिए बोला। पिछली सीट पर एक बैग रखा हुआ था, बॉक्स बड़ा अच्छा लगा। और जब शम्मी कपूर को जिस जगह उतरना था तो गाड़ी जब रोकी गई तो शम्मी कपूर अपने उतरने के साथ साथ उन्होंने वो बॉक्स भी ले लिया, सटका लिया अपने साथ। बॉक्स लेके घर पहुंचे, बॉक्स खोलकर देखा तो पता चला कि ये मेडिकल किट है। तो अंदाजा लगाया कि वो आदमी डॉक्टर था। दवाएं थीं, स्टेथोस्कोप था, बीपी मशीन थी, इंजेक्शन पड़े हुए थे। अब उन्हें आभास हुआ कि दरअसल वो डॉक्टर था बंदा जिसका प्रोफेशनल मेडिकल किट ये उठा के ले आए हैं। अगले दिन उस डॉक्टर को ढूंढने भी निकल पड़े वो, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जब वो डॉक्टर नहीं मिल पाया तब वो वापस आए। अचानक क्या पागलपन सूझा, बॉक्स में रखी हुई सिरिंज निकाली, नीडल को पानी में उबाला और एक इंजेक्शन उसी सिरिंज से अपने हाथ में ठूंस डाला। अब उन्होंने क्यों किया ये उन्हें भी समझ में नहीं आया, बस कर दिया। शम्मी कपूर बताते थे कि वो इस तरह की कई बेवकूफियां कर बैठते थे जिनके करने का कोई कारण उन्हें ना तो तब समझ में आया और ना जब वो स्टार बन गए तब समझ में आया। लोग उनकी इन हरकतों के चलते चलते उन्हें बहुत कुछ कहा करते थे, मगर शम्मी कपूर यही कहते थे कि चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता है। बात
हरि भाई जेठालाल जरीवाला यानी संजीव कुमार की। बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्टर होने के बावजूद हरि भाई को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए। एक किस्सा शेयर कर रहा हूं मैं। अभिनय की शुरुआत की थी थिएटर से और चाह रहे थे कि एक ब्रेक मिल जाए फिल्मों में काम करने का। फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया और यहाँ उन्हें फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटा सा रोल करने का मौका भी मिला। इसके बाद 1962 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने उन्हें फिल्म आरती में मीना कुमारी के अपोजिट कास्ट किया, लेकिन शर्त यह थी कि 4 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा और स्क्रीन टेस्ट ठीक रहा तब रोल के बारे में सोचेंगे। 4 महीने की ट्रेनिंग शुरू हुई। पूरी मेहनत से हर चीज सीखते, रोल की तैयारी करते, जी जान से जुट गए थे कि किसी तरह से भी ये ब्रेक मिल जाए, रोल मिल जाए। लेकिन जब 4 महीने बीत गए और स्क्रीन टेस्ट की बारी आई तो स्क्रीन टेस्ट जब लिया गया इतना फ्लॉप, डिसअपॉइंटिंग हुआ कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ये रोल से उन्हें हाथ धोना पड़ा। स्क्रीन टेस्ट से इतना घबरा गए, वो इतने पैरानॉइड हो गए प्रोड्यूसर्स का, स्क्रीन टेस्ट लेने वालों का रिएक्शन देखकर। उन्होंने कहा ये लड़का तो कुछ नहीं कर पाएगा, मीना कुमारी के सामने कहां काम कर पाएगा, और फिल्म के किसी भी रोल को करना इसके बस की बात नहीं। ये सब सुनकर इतना टूट गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि अब वो करें तो क्या करें। और आप ताज्जुब करेंगे, संजीव कुमार के फेल होने के बाद आरती फिल्म में प्रदीप कुमार जी को लिया गया था। हाँ, अब इसके बाद उन्हें लगा कि वापस थिएटर की दुनिया की तरफ लौट जाएं, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद कि जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तो फाइनली उन्होंने साहस बटोरते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ने का मन बना लिया और आखिरकार 3 साल की जद्दोजहद के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सन 1965 में मिल गई फिल्म निशान। छोटी फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म उनका लीड रोल था। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए, निशान मिलने के बावजूद, हीरो का रोल मिलने के बावजूद, गाड़ी अभी ठीक से चली नहीं थी, लेकिन टैलेंट तो भरपूर था, कूट कूट के भरा हुआ था। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। उसके बाद जब गाड़ी चली तो हरि भाई ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो हरि संजीव कुमार हैं। एक से एक बेहतरीन फिल्में की हैं। खिलौना ये टर्निंग पॉइंट था। कोशिश, शोले, मौसम, अर्जुन, पंडित, पति पत्नी और वो, और अंगूर, न जाने कितनी बेहतरीन फिल्मों में काम करके अपने आप को प्रूव किया कि वो एक आला दर्जे के फनकार हैं। जोरदार तालियां हरि भाई के लिए। बात है उन दिनों की जब देवानंद स्टार नहीं बने थे, फिल्मों की तलाश में, काम की तलाश में बंबई की सड़कें नाप रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह स्टूडियो पहुंचने में लोकल ट्रेन्स में सफर किया करते थे। एक दिन इसी लोकल ट्रेन में एक लड़की दिखी और उस लड़की पर आ गया इनका दिल। लड़की बहुत खूबसूरत थी। देवानंद से रुका नहीं गया, कंट्रोल नहीं हुआ, उन्होंने कहा हेलो। लड़की ने जवाब नहीं दिया और गर्दन घुमा ली। देवानंद कहाँ मानने वाले थे, हिम्मत जुटाई, फिर पूछ लिया कहाँ जा रही हैं। लड़की ने देखा एक नजर, मुस्कराई और फिर नजरें फेर ली। आए हाय जालिम। देवानंद साहब को लगा कि भाई थोड़ी मुस्कुराई है तो मतलब हल्का सा ग्रीन सिग्नल है। फिर पूछा मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा। अब थोड़ा लड़की खुली, बोली किधर जा रहे हैं। देव साहब बोले पता नहीं। लड़की हंस पड़ी, बोली वेरी स्ट्रेंज, क्या आपको ये पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं। देवानंद ने हिम्मत जुटाई, बोले जहां आप जा रही हैं वहीं मेरी मंजिल है। सो कट द शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद देवानंद उस लड़की की तारीफ करते हुए उन्होंने सब बोला कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जैसे भी जो भी मर्दों के पास हुनर होते हैं, तुम्हें खुद पता नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, वगैरह वगैरह। लड़की शर्मा गई,
देवानंद की आंखें गड़ गईं उसके चेहरे के ऊपर और पता ही नहीं लगा कि कब ट्रेन पहुंच गई चर्च गेट। लड़की उतरी, जाने लगी। देव साहब भी पीछे पीछे चल दिए। पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने कहा बस यहां से 5-10 मिनट की दूरी पर होगा, लेकिन अब तुम फूट लो, क्योंकि घर के बाहर मेरे भाई और दोस्त खड़े होंगे। बोले कोई बात नहीं, उनसे भी मिल लूंगा। लड़की बोली मेरा बॉयफ्रेंड भी वहां होगा, उससे मिलकर करोगे क्या तुम? अब चौंकने की बारी देवानंद की थी। बोले बॉयफ्रेंड? हाँ ठीक ही है, हर खूबसूरत लड़की इसकी हकदार होती है, और तुम तो बहुत खूबसूरत हो, और तुम्हारी जिंदगी में कोई है? मुझे लगा कि कोई नहीं होता तो मैं हाजिर था। और ये कहकर अलविदा कहते हुए जब देव साहब वहां से निकलने लगे तो लड़की ने कहा नाम नहीं पूछोगे? देवानंद ने कहा बस नाम को अनजान ही रहने दो, और ये कहकर वहां से चले गए। बात आई गई हो गई, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। इस घटना के 8-9 साल बाद देवानंद स्टार बन गए। और इत्तेफाक देखिए, एक फिल्म के प्रीमियर से जब वो बाहर निकले तो लड़कियों ने उन्हें घेर लिया, ऑटोग्राफ लेने लगी। तभी उस भीड़ में से एक लड़की अचानक आई, उसने देवानंद को चूम लिया और बोली पहचाना? मैं वही चर्च गेट स्टेशन वाली लड़की हूं। एक झटके में देव साहब को सब कुछ याद आ गया, और उन्होंने भी पूरी भीड़ के सामने उस लड़की को चूम लिया। बोले तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड किधर है? लड़की बोली तलाक हो गया। बोली क्या तुम मुझे तुम्हारी अगली फिल्म में हीरोइन लोगे? देव साहब बहुत जोर से हंसे, और ये सब देखकर जो भीड़ थी वो भी तालियां बजाने लगी। प्रेस के कैमरे फ्लैश चमकाकर फोटोज लेने लगे। इसके बाद देव साहब उस लड़की के साथ बचते बचाते कहीं निकल गए। अब कहां निकल गए, निकले कि नहीं निकले, और निकले तो कहां पहुंचे, ये तो देव साहब ही जाने। हमने जो किस्सा सुनाया वो देव साहब की ऑटोबायोग्राफी से है। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि जिस लाइन में आप हैं, अगर आपका कमिटमेंट ज्यादा है तो आपको बहुत सारी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। गुलजार साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बात उस वक्त की है जब गुलजार बहुत संघर्षों के बाद जब वो बन गए बिमल दा के असिस्टेंट। फिल्म पत्रकार और समीक्षक जियाउल सलाम की एक किताब है हाउसफुल द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड में इस घटना का जिक्र करते हुए गुलजार ने कहा है कि जब उनके पिताजी का निधन हुआ था तो फैमिली ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अभी अभी तो एक काम मिला है, इस खबर को सुनकर वो अपना काम छोड़कर चला आए। जाने वाले तो चला गया। इसलिए घर वाले नहीं चाहते थे कि गुलजार साहब को इस बात की खबर तक दी जाए। बड़े भाई साहब बंबई में रहते थे, उन्हें खबर कर दी गई और वो आ गए, शामिल हो गए पिताजी की अंतिम क्रिया में। कुछ दिनों बाद दिल्ली के एक पड़ोसी ने गुलजार साहब को ये दुखांत समाचार दिया। गए उसके बाद दिल्ली, लेकिन सारी जो भी अंतिम क्रिया की सारी रस्में हैं, रीति रिवाज, जाने के बाद मृतक की शोक सभाएं, मृत्यु भोज, वो सब खत्म हो चुका था। उदास मन से वो वापस आ गए, लेकिन एक कसक, एक टीस मन में रह गई कि पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, अंतिम समय में सेवा ना कर पाया बाबूजी का। ये बोझ था मन का।
इस घटना के 5 साल बाद जब बिमल रॉय अपनी जीवन यात्रा के अंतिम आखिरी मुकाम पर थे, बिमल रॉय जिन्हें गुलजार साहब अपने पिता तुल्य मानने लगे थे, तो बिमल रॉय के लास्ट डेज, अंतिम दिनों में गुलजार हर रात रोते और दादा के सिरहाने बैठकर, बगल में बैठकर उनकी फेवरेट जो किताब है, कृति है अमृत कुंभ, उसको पढ़ाकर सुनाते हैं और अंदर से बहुत दुखी। और आ गया वो दुखद दिन, 8 जनवरी 1966 का दिन, और बिमल दा भी चले गए, उनका निधन हुआ। तो आप ताज्जुब करेंगे, गुलजार साहब उनके अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल हुए और साथ साथ अपने पिताजी की भी अंतिम क्रिया उस समय पूरी की और मन के इस बोझ से तो कम से कम मुक्त हुए। मन तो हल्का हुआ कि मैंने जो रस्म होती है, पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, बाबूजी की सेवा नहीं कर पाया, संस्कार तक नहीं कर पाया। ऐसा लगता था कि शायद इसी मोमेंट के ऊपर रुके हुए थे कि दादा का भी अंतिम संस्कार किया और बाबूजी का भी अंतिम संस्कार किया। हो जाती हैं कभी कभी इस तरह की घटनाएं, जाने वाले चले जाते हैं। हेमा जी को ऊंचाई से डर लगता था। 70s में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, जॉनी मेरा नाम, और इसी की शूटिंग के दौरान हो गया एक हादसा। एक सीन में बुद्धिस्ट टेम्पल को दिखाया गया जहां तक पहुंचने के लिए एक रोपवे, केबल कार या ट्रॉली से जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि गाने की शूटिंग के दौरान अचानक डायरेक्टर विजय आनंद साहब को लगा कि इसका एक पोर्शन, एक सीक्वेंस ये रोपवे केबल कार में भी पिक्चराइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ शॉट्स। गाना था ओ मेरे राजा, आप गौर से देखिएगा। ठीक है साहब, शूटिंग स्टार्ट हुई। शुरू सब कुछ ठीक चल रहा था। सबको यह भी मालूम था कि ये हेमा जी के लिए डिफिकल्ट पीरियड है क्योंकि ऊंचाई का उनको बहुत डर लगता है, सबको मालूम था। ऐसे में किसी को मजाक करने की सूझी और ये ट्रॉली जैसे ही बीच में पहुंची, आप समझ रहे ना, नीचे देखेंगे तो सैकड़ों फीट नीचे खाई और दाएं बाएं देखेंगे तो मेन पहाड़ी दूर, उधर दूर, बीच में पहुंची तो किसी ने पावर ऑफ कर दिया। हेमा मालिनी की जान निकल गई, नर्वस होने लगी, पसीना छूटने लगा। देव साहब ने संभाला इस चीज को और किसी तरह हेमा जी का ध्यान भटका के, डाइवर्ट करके, जोक सुना के, कुछ ना कुछ बातें करके उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश में लग गए। हेमा जी की ऐसी हालत और ऐसी सीरियसनेस को देखने के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि भैया ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है और उन्हें पता लगा कि किसी ने शरारत करने के लिए पावर ऑफ किया है। पावर ऑन किया गया, ट्रॉली को वापस जल्दी से जल्दी बेस पर बुलाया गया। तब हेमा मालिनी की हालत सुधरी, लेकिन बहुत दारुण यातना से गुजरने के बाद। आसमान में कुछ मिनट तक लटकने का उनका ये अनुभव उनकी जिंदगी के सबसे बुरे तजुर्बों में से एक है। ये जो भावना सुमैया ने हेमा मालिनी की बायोग्राफी लिखी है, उसमें से ये संस्मरण आपको सुना रहा हूं। एक बार हुआ यूं, सचिन दा म्यूजिक सिटिंग पर बैठे हुए थे। एक प्रोड्यूसर आ गया, फिल्म ऑफर की। दादा ने बड़े प्यार से, बड़े विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, लेकिन प्रोड्यूसर अड़ गया। उसने कहा नहीं, फिल्म तो आप करेंगे। दादा ने फिर मना किया। तब उसने अपने बैग से नोटों की 2-3 गड्डियां निकालकर बाहर रखी। उसने कहा शायद आप ज्यादा पैसा चाहते हैं, और उनके सामने नोट रखने के बाद उसने कहा अब तो आप करेंगे। इस बार भी सचिन दा ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो कुछ और गड्डियां उसने सामने निकाल कर रख दी। प्रोड्यूसर साहब ने सोचा कि ज्यादा पैसे से
जरूर बात बन जाएगी। ये पैसा एक संगीतकार की फीस से कहीं ज्यादा और बड़ी रकम थी। सचिन दा ने उस प्रोड्यूसर की तरफ देखा और बोले गुस्से से, तुम अगर गड्डियों से भरा अपना पूरा बैग भी मेरे सामने खाली कर दो तब भी मैं तुम्हारी फिल्म नहीं करूंगा। ये पैसा उठाओ और अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। अब प्रोड्यूसर के सामने कोई चारा नहीं था। उसने पैसा समेटा और चलता बना। उनके पास इत्तेफाक से उस सिटिंग में बैठे थे उनके मित्र पुलक बंदोपाध्याय। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सचिन दा से पूछा, दादा इतने सारे रुपयों के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? ऐसा तो मौका बहुत कम मिलता है और किस्मत वालों को मिलता है। तब दादा ने जो कहा वो सुन लीजिए। सचिन देव बर्मन बोले, तुमने कभी कुएं को देखा है? उसमें से जैसे जैसे पानी निकलता है वैसे वैसे उसमें नीचे से पानी आता रहता है। अगर हम एक ही बार में सारा पानी कुएं से निकाल लेंगे तो वो कुआं शायद सूख जाए। मैं चाहता तो ये रकम ले सकता था, मगर मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पैसे के लिए मैं अपने काम से समझौता करूं और ऐसे काम करूं जिन्हें करने का मेरा मन नहीं है, दिल नहीं है। मैं इन पैसों की वजह से अपने संगीत के कुएं को खाली नहीं करना चाहता। मैं बूंद बूंद निकाल कर अपना जीवन जीना चाहता हूं। सब लोगों को दादा की फिलॉसफी से जवाब मिल गया था। और दादा का संगीत तो समंदर है, कुआं नहीं है। और ये समंदर संगीत का सचिन देव बर्मन का हमेशा बहता रहा, लहरें बिखेरता रहा। दादा बर्मन को नमन करते हुए उनके गीत को सुनाता हूं और इसके साथ ही लेता हूं विराम। फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें, यही प्रार्थना है। हमें एसएमएस कीजिए अगर दिल के कुछ भाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारा नंबर है 55454। एसएमएस लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, उसके बाद अपना मैसेज। आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा, बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप क्या सोच रहे हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, आपके क्या सुझाव हैं, क्या तब्दीलियां चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। प्लीज़ बताइए, हमें गाइड कीजिए ताकि हम बेहतर तरीके से आपका दिल बहला सकें। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। जय हिंद। वंदे मातरम।